तो भारत दुर्दशा नाटक कहीं न कहीं हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो समय का कंडीशन है, उसपे काफ़ी डिपेंड करता है। इनका एक और नाटक हम देखते हैं, अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी में सब लोग छोटे से बड़े सब कुछ जानते हैं। आज भी अंधेर नगरी का कंडीशन चल रहा है अगर देखें तो। अंधेर नगरी का कंडीशन ये चल रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमको जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, हमें किस चीज को चुनना चाहिए, उन्हें यह जानकारी नहीं मिलती है। और कंडीशन ये है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला कंडीशन आज भी है। और वह प्रहसन इतना प्रसिद्ध हुआ था कि उस प्रहसन से एक विजयानंद थे उसी समय के, विजयानंद 1892 में, विजयानंद 1892 में महा अंधेर नगरी नाटक लिखा। और देवदत्त शर्मा जो थे वह अति अंधेर नगरी नाटक लिखा। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था जिसमें कोतवाल को फांसी का हुक्म होता है, आप लोग देखेंगे, कई बार बताने की जरूरत है नहीं, सब लोग जानते हैं। लेकिन आज देखिए कि क्या वही कंडीशन आज आप नहीं झेल रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा नहीं नहीं, उस समय की सच्चाई आज भी हमको देखने को। उसके बाद इसमें जो दूसरा जो लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का भी प्रयोग काफी सफल था। और उन्होंने जो भी नाटक लिखे, एक ही नाटक जो, और इसका प्रसिद्धि का कारण ये था कि वह एक तरह का कृष्णदास की भी स्थिति वही थी, बालकृष्ण भट्ट की भी स्थिति वही थी कि जो एक रचना उनको वह नाटक, वह अब आगे बढ़ते हैं पुनः। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद यानी भारतेंदु युग के बाद, ठीक है, भारतेंदु युग के समय जो भारतेंदु युग की विशेषताएं थी, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग के समय जो भारतेंदु युग की विशेषताएं थी, कल जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, वह मूल चर्चा थी। उसमें नारी के उद्धार की चर्चा थी, जात पात की चर्चा थी, पढ़े लिखे लोगों की समस्या थी। आज भी वह देखने को मिलता है। और उस यानी प्रसाद युग और भारतेंदु युग के बीच में कई धाराएं पनकी, और उन धाराओं में अनेक जैसे धाराएं थी, और उन धाराओं में पनकने के साथ साथ हम देखते हैं कि नाटक के विविध रूप हो जाते हैं। उस नाटक के विविध रूप में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक रोमांचकारी नाटक, रोमांचकारी नाटक का मतलब ये होता है कि वास्तविक जीवन से उसको कुछ लेना देना नहीं, वास्तविक जीवन से उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कल्पना की दुनिया में बड़ी ही बेहतरीन नाटक अपने आप में थे। हम लोग छोटे पर थे तो लैला मजनू की कहानियां सुनते थे। हातिम ताई तो हर लोग को पसंद उस समय था। ये दो की अगर चर्चा करें तो लैला मजनू आज भी जैसे उसके कई जैसे क्या बोलते हैं नाटक मिलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जितने भी इस्लामिक पद्धति के नाटक लिखे जा रहे थे, चाहे आप लैला मजनू की चर्चा कर लीजिए, चाहे आप हीर रांझा की चर्चा कर लीजिए, इन नाटकों में एक आपको देखने को मिलेगा, जितने भी इस्लामी पद्धति के नाटक लिखे गए हैं, कि वह नाटक अंत में दुखांत हो जाता है। नायक मर जाता है, नायिका मर जाती है, कोई न कोई एक मर जाता है, और दूसरा जो बचता है वह आत्महत्या करता है। तो इस तरह
जैसे रोमांचकारी नाटक में जो 3 लोग खास तौर से मिलते हैं, जो रौनक बनारसी, उसके बाद क्या बोलते हैं हुसैन मियाँ जरीफ। हुसैन मियाँ जरीफ ही काफी प्रसिद्ध थे उस दौरान। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक नाटक। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ऐतिहासिक नाटक है, ठीक, ऐतिहासिक नाटक में कई जैसे भाग बांटने होते थे। कई भाग होने का मतलब ये था कि कुछ ऐतिहासिक नाटक जीवन परक लिखे गए, कुछ ऐतिहासिक नाटक सांस्कृतिक आधार लिखे गए, और उन नाटकों का आधार बिंदु, ठीक है, उन नाटकों का आधार बिंदु इतिहास के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, उन नाटकों का जो आधार बिंदु था इतिहास के माध्यम से वर्तमान के परिस्थितियों की भी चर्चा की जाती है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग जयशंकर प्रसाद की चर्चा करें, जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक, जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक के वजह से जो प्रसिद्धि मिली, वो हमें नहीं लग रहा है कि उनके अन्य नाटकों से उतनी प्रसिद्धि मिली। और तीनों नाटक अपने आप में महान। अब उसमें जो सबसे चर्चित और सबसे बढ़िया जो उनका नाटक है, जिसका हम लोग बार बार जैसे चर्चाएं करते रहते हैं, चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त के आप जितने भी पात्र देखेंगे, ठीक है, जितने भी चंद्रगुप्त के आप पात्र देखेंगे, यह ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त आज भी कोई न कोई चंद्रगुप्त है, आज भी कोई न कोई चाणक्य है। लेकिन उससे पहले जो उनके नाटक लिखे गए, जैसे करुणालय नाटक लिखे गए, तो करुणालय एक तरह से गीत नाटक था। और प्रसाद के जितने भी नाटक लिखे गए हैं वर्तमान में वह प्रासंगिक होता हुआ दिखाई देता है। आज भी कहीं न कहीं चाणक्य है, कहीं न कहीं चंद्रगुप्त है। और उन नाटकों में ध्यान रखिएगा, उन नाटकों में जो विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई देती है। विश्व बंधुत्व की भावना का मतलब ये कि हम लड़ना तो आपसे नहीं चाहते, लेकिन अगर आप लड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, इस तरह की भावना उस समय बना करती। प्रसाद जैसे उन्हीं प्रसंगों को उठाते हैं जो शुरू से, यानी भारत के, जब भारत का उत्थान हो रहा था और जो भारत का सबसे स्वर्ण युग था, उसकी चर्चा वह करते हैं। और यह ध्यान देने की जरूरत है कि वह प्रसाद जी तत्कालीन परिस्थितियों के धड़कन को पहचानते थे और यह देखते थे कि प्रदेश में आपसी कितनी फूट डाह पड़ी है। और आप लोग जब देखेंगे प्रथम अंक में जब देखेंगे कि जब मालव और मगध दोनों के राजकुमार कौन, भावी राजकुमार कह सकते हैं। जो सिंहरण है वह मालव का है, चंद्रगुप्त मागध से संबंध रखता है। अब कहते हैं कि दोनों आपस में ही कह देते हैं कि हमें आज हम लोग की शस्त्र परीक्षा भी हो जानी चाहिए। तो चाणक्य वहां संगठित होकर कहते हैं, और यह बात उस समय के लिए नहीं, आज भी वह बात लागू होती है जब कहते हैं कि तुम मालव हो और यह मागध है, यही तुम्हारे मान का अवसान है। परंतु आत्मसम्मान इतने से संतुष्ट नहीं होगा। जब तुम मालव और मागध भूलकर आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। और आप देखेंगे कि आज भी क्षेत्रवादिता हम लोगों को देखने को मिलती है, जात पात की भावनाएं कूट कूट के भरी मिलती है। जब विदेशी आक्रमणकारी
जो हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से हमको प्रभावित कर रहा है, उस समय भी हम लोग आपसी पूछताछ के कारण कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा हो जाती है। और देश प्रेम के लिए कितना अपनी धरती प्यारी है। धरती प्यारी का मतलब यह है कि देखिए अभी 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी 2022 को भी मनाया गया था विभाग में। हमने कहा कि वहां जो हिंदी की स्थिति है, हिंदी की स्थिति निश्चित रूप से द्रौपदी की भांति हो गई कि उस सभा में एक से बढ़ के एक विद्वान है, लेकिन द्रौपदी का कोई मान सम्मान बचा नहीं पाता, उसका चीरहरण कौरव कर ही देता है। वो तो कहिए कृष्ण कन्हैया थे कि उनको बचा दे। उसी तरह हम लोग देखेंगे जब चंद्रगुप्त का अध्ययन करेंगे, चंद्रगुप्त में भारत भूमि जिस तरह आपको माँ प्यारी है, उसी तरह आपको देश भी प्यारा होना चाहिए, आपको पहाड़ प्यारा होना चाहिए। और यह अलका कहती है, यह मेरा देश, मेरा पहाड़, मेरी नदियां, मेरे जंगल, इस भूमि के एक एक परमाणु, मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश इन्हीं परमाणुओं से बने हैं, और तुम भारत की बात कर रहे हैं। और जब आप कार्नेलिया के मुख से, जो कार्नेलिया भारत से प्रेम करने लगती है इसमें, और भारत से प्रेम करने के साथ साथ जब वह गाती है, अरुणोदय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच जिसको मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही सरसिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम तारा। तो क्या है, ये विश्व बंधुत्व की भावना की बात हो रही है कि हमें इस तरह समर्पण होना चाहिए। और इसमें एक चीज और हम देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त और कल्याणी में बातचीत होता है, ठीक है, चंद्रगुप्त कल्याणी में बातचीत होता है तो चंद्रगुप्त सचेत करता है कि विदेशी आक्रमण हो चुका है, और कल्याणी आप राजकुमारी हैं, क्योंकि कल्याणी, ध्यान रखिएगा कि कल्याणी जो थी वो मगध की राजकुमारी, और आप लोगों से, या आप लोगों को बता दें कि कोई नाटक पढ़िए मत पढ़िए, चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, गुरुस्वामी नाटक, हर 3 महीना 4 महीना के बाद एक बार पढ़ लेना, उससे आपके कंपटीशन संबंधी तैयारी अच्छे से होता है। तो कहीं से पूछता है तो इन्हीं से पूछता है। तो कल्याणी और चंद्रगुप्त में वार्ता हो रही है, देखिएगा कल्याणी और चंद्रगुप्त में वार्ता हो रही है, और जब चंद्रगुप्त कहता है कि कल्याणी आप राजकुमारी हैं और आप इस तरह स्वतंत्र घूम रही हैं, तो चंद्रगुप्त को आश्चर्य होता है, और वह कथन देखिए कि बंदी सारा देश है राजकुमारी। चंद्रगुप्त कहता है कि बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारूण वेश में सब जकड़े हैं, मुझको इसकी चिंता नहीं है, परंतु राजकुमारी का युद्ध में आना अनोखी बात, क्योंकि राजकुमारी भी युद्ध में आ गई। अब थोड़ा सा और स्टोरी देखिए कि जब सिकंदर और परतेश्वर, एक बार जान लीजिए हम किसी भी इतिहासकार को जल्दीबाजी में आकर अच्छा बुरा नहीं करते, कोई गान कह दिया है, इस कथन को हमको किसी के बारे में अच्छा और बुरा की कल्पना नहीं बना। जैसे 2 इतिहास में हम लोगों को मिलता है, एक जैसे हम जो मगध का राजा नंद है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। मगध के राजा जो नंद थे, उनकी लड़की कल्याणी, और कल्याणी के विवाह, जब आप नाटक पढ़ेंगे तो कल्याणी के विवाह का प्रस्ताव जो उस समय भारत का सबसे श्रेष्ठ राजा था, सबसे ताकतवर राजा था, वह भेजता है पंजाब के राजा पोरस को अपनी लड़की का शादी का प्रस्ताव।
लेकिन उस शादी का प्रस्ताव परतेश्वर केवल इसलिए ठुकरा देता है कि जो राजा नंद था वह शूद्र था, वह नाई राजा था, इसी को लेकर ठुकरा देता है। और आप लोग नाटक पढ़ेंगे, एक चीज और देखेंगे कि जिस समय वार्ता चल रही होती है, राक्षस और नंद में वार्ता चल रही होती है और उसका मूड उसमें खराब रहता है, और एक तरफ तो वह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है पूरा, इसके वजह से वह नाराज रहता है। उसी समय चाणक्य जाते हैं और परतेश्वर को सहायता करने के लिए जाते हैं कि परतेश्वर का सहायता करिए, आप सत्य। तो इसीलिए और वो खिन्न हो जाता है और कल्याणी कहती है कि सिकंदर की लड़ाई में मैं भी जाऊंगी युद्ध में और दिखा दूंगी कि मेरे खून में भी छत्राणी का रक्त बह रहा है। लेकिन जब परतेश्वर और सिकंदर में आपस में साठ गांठ हो जाती है, परतेश्वर उसका मित्र बन जाता है और परतेश्वर को मित्र बनाने के बाद वह क्या करता है कि सिकंदर अपने मनवांछित काम कराना शुरू करता है। और ध्यान रखिएगा कि मनवांछित जब वह काम कराना शुरू करता है, कौन? परतेश्वर से सिकंदर। तो जब मनवांछित काम कराना शुरू करता है तो होता क्या है कि अंत में ये परेशान होने लगता है, और अंत में परेशान होने लगता है। वहां पे जयशंकर प्रसाद अंग्रेजों के पराधीनता का बोझ अनुभव कर रहे हैं। अंग्रेजों के पराधीनता का बोझ अनुभव इसलिए कर रहे हैं कि अंग्रेजों से जो दोस्ताना करके जो लोगों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, उसकी वो चर्चा करते हैं। और वहां अलका परतेश्वर में बात होती है, युद्ध सामने है, परतेश्वर के पास ताकत है, लेकिन अपने भारतीयों के खिलाफ ही वह लड़ने के लिए तत्पर है, विडंबना देती है। परतेश्वर कहता है कि बड़ी विडंबना है। अलका कहती है पराधीनता से बढ़कर विडंबना क्या होगा, अब समझ गए होंगे कि वह संधि नहीं थी, आपके पराधीनता की स्वीकृति। और इसी पराधीनता के बेड़ी को तोड़ने के लिए समग्र स्वर में सब लोग गाते थे। और आप लोगों को भी हम बताते चले कि जो हिमाद तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्ति पूर्ण पंथ है बढ़ो चलो बढ़े चलो। तो ये जो गीत है, यह जो हम लोग हमेशा जनगण मन अधिनायक किसी भी कार्यक्रम के बाद दोहराते हैं, उसके स्थान पे ये होने वाला था। लेकिन कुछ स्थितियां नहीं हो पाई। लेकिन आज भी इस गीत को आप गाएंगे तो एक ऊर्जा का भाव का बोध होता है। और इस तरह जैसे देखा जाता है कि एक तरह से चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से अंग्रेजों के प्रति जो विरोध की भावना थी वह जयशंकर प्रसाद अव्यक्त। दूसरी बात, अगर आप लोग देखेंगे जो चंद्रगुप्त और कार्नेलिया की शादी हुई है तो कोई साधारण शादी नहीं कि शादी हो गई काम चल गया। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया की जो शादी हुई है अंतरराष्ट्रीय शादी है, और अंतरराष्ट्रीय शादी का मतलब ये है कि दो देशों का आत्मीय बंधन बन जाता है। और चंद्रगुप्त को कोई बाधा न पहुंचे, इसीलिए चाणक्य की सबसे बड़ी नीति होती है। और आप लोगों को याद होगा कि उसकी प्रेमिका भी मारी जाती है, लेकिन वो बेचारा उफ तक नहीं पाता है। और वहां जब दोनों की शादियां हो जाती हैं तो चंद्रगुप्त की जब शादी हो जाती है तो चाणक्य कहता है संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते।
संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते, हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों सम्राट हो, अस्त्र शस्त्र व्यवसायी हो, फिर संघर्ष हो जाना कोई आम बात नहीं है। इसलिए दो बालू के पूर्ण कगारों में एक निर्मल प्रोतोसनी का बहना आवश्यक। तो कर्मेलिया क्या है? कर्मेलिया दोनों संबंधों को जोड़ती है और विश्व कल्याण के मात्र हित की बात करती है कि विश्व कल्याण किस तरह होगा और विश्व कल्याण होना क्यों जरूरी है, यह उस चीज की चर्चा करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर ऐतिहासिकता की बात करें, थोड़ा सा ऐतिहासिकता की अगर बात करें, तो जहां तक जो 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 इनकी आवश्यकता थी, इनकी जयशंकर प्रसाद जिन पात्रों को जहां प्रयोग करना था वह प्रयोग करते थे और जहां प्रयोग नहीं करना था वहां प्रयोग नहीं करते थे। अगर ऐतिहासिक पात्रों की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो ऐतिहासिक पात्र में ध्यान रखिएगा कि यह सत्य है कि चाणक्य चंद्रगुप्त से शिक्षा पाया था। जो चाणक्य थे, तो सॉरी, जो चंद्रगुप्त थे वह चाणक्य के शिष्य थे। ये भी सत्य है कि सिकंदर का आक्रमण चंद्रगुप्त के ही समय हुआ था। ये भी सही है कि नंद को मारकर मगध के गद्दी पर पड़ा था। इस तरह अगर हम देखें तो सेल्यूकस से लेके चंद्रगुप्त, हेरात, बिल्लोस्टोन, जो भी कंधार, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं इसमें मिलती हैं। ये भी सबको पता है कि जो हाँ सर, थोड़ा संस्कृत नाटक, पारसी नाटक और इनकी विशेषताएं भी बताइए, हिंदी नाटकों की। बताए तो आपसे क्या, अभी तो सबसे पहले वही बताए सर। नहीं, मतलब कि उसमें जैसे पारसी नाटकों में होता है कि सर अंक, अंग्रेजी नाटकों में अंक होता है, पारसी नाटकों में सर संगीत वगैरह होता है, ये सब। नहीं, अभी तो बताए थे, सबसे पहले उसी की हम चर्चा किए और उसी की चर्चा करने का मतलब ये था। बहुत डिस्टर्बेंस थी, समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपको क्या बोलते हैं, चलिए अभी ये खत्म हो जा रहा है, फिर बताएंगे। अभी कल भी नाटक पे ही चर्चा होगा, ठीक है, अभी बता देंगे आपको, पहले खत्म हो जाए। तो देखेंगे कि जो सक्कार, जो प्राचीन मंत्री है, उसकी भी चर्चा कहीं न कहीं हमको देखने को मिलता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त नाटक के साथ साथ जितने भी नाटकों की चर्चा ये क्या बोलते हैं प्रसाद जी किए हैं, उन नाटकों में सामाजिक समस्याओं को उठाने का प्रयास। अब जैसे सामाजिक समस्याओं का मतलब कि एक सामाजिक समस्या उस समय थी बलि प्रथा। तो बलि प्रथा आज भी है और ये भी ध्यान रखिएगा कि बलि प्रथा किसी न किसी माध्यम से हर धर्म में पाई, लेकिन बलि किसका किया जाए इससे कभी कोई चर्चा नहीं करता। तो बलि प्रथा का यह प्रश्न उठाते हैं करुणालय में, और करुणालय में बलि प्रथा का उठाते हैं जिसमें जो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र है रोहितास, राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। आकाशवाणी के माध्यम से ईश्वर उनको पुत्र देते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका बलि देना पड़ेगा। और जब बलि ये नहीं चढ़ाते हैं तो उन्हीं के स्थान पे जब यह क्या बोलते हैं, जब बड़ा होता है रोहितास, तो बड़ा होता है तो कहता है बलि ही देना है, किसी को खरीद के बलि दे दिया जाए। तो क्या करता है कि अजित गर्ग को लाता है खरीद के, और अजित गर्ग भी जो लालन पोषण अजित गर्ग का हुआ है वह असली माता पिता नहीं, और असली माता पिता न होने के कारण वह अपने बच्चे को बेच देते हैं और फिर उसकी बलि का प्रयोजन होता है। अंत में दिखाते हैं कि करुणालय ही, मतलब करुणा ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। बलि प्रथा का होना। सती प्रथा के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। सती प्रथा के बारे में यह
जो भारत की नील देवी है, उसने सती प्रथा की चर्चा के बारे में किए हैं। और स्कंदगुप्त नाटक में भी सती प्रथा के बारे में इन्होंने चर्चा किया है कि जब बंधु वर्मा की जो पत्नी होती है जयमाला, वह जब बंधु वर्मा मर जाते हैं तो जयमाला भारत इनके प्रसाद के नाटकों में जो धर्म के नाम पर आबंडर और जो भ्रष्टाचार फैला है उसकी भी चर्चा करते हैं। और उसकी चर्चा करते हैं विशाख नाटक है इनका, बड़ा प्रसिद्ध नाटक है विशाख नाटक में ये बताते हैं कि विशाख नाटक में एक जगह ये बताते हैं कि इसी को आजकल धर्म कहते हैं। किसी भी प्रकार से उपार्जित धन को धम्म में व्यय करने का अधिकार ही कहाँ है, ऐसे को धर्मात्मा कहें कि दुष्टात्मा कहें, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि दूसरों का गला काटकर कोई धर्मशाला मठ मंदिर बना देने से उनका पाप नहीं धुलता है। तो उस समय के महंतों की जो व्यवस्था थी कहीं न कहीं आज भी चरितार्थ होता दिखाई देता है। और उसमें आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो अजातशत्रु में गृह कला की बहुत सुंदर चर्चा हुई है। गृह कला की चर्चा ये हुई है कि हर परिवार में, देखिए हर परिवार में जो असंतुष्टि का कारण है वह सबसे बड़ा है आपका संतोष। संतोष न होने के कारण हर परिवार में दिक्कतें हैं, और यही दिक्कतें आपको अजातशत्रु में भी देखने को मिलेगी, पारिवारिक विघटन, और स्कंदगुप्त में भी पारिवारिक विघटन आपको देखने को मिलेगा। और इसका कारण यह था कि वहां भी 2 रानियां थी और स्कंदगुप्त में भी 2 रानियां थी, क्योंकि कुमारगुप्त की जो 2 रानियां थी देवकी और अनंत देवी, उनकी आपस में जो नोक झोंक है वह गृह कला के रूप में जाता है। नारी का समाज में क्या स्थान है, नारी का समाज